हेलो गर्ल्स, मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, सहआचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। जैसा कि कल से अपन ने मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को किस प्रकार से कौन कौन से सिद्धांत के आधार पर समझाया जा सकता है का अध्ययन प्रारंभ किया था। उसके अंतर्गत हमने संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर किस प्रकार से हम धातु और लिगेंड के बीच पाए जाने वाले बंध की प्रकृति को समझा सकते हैं का अध्ययन किया। हमने कुछ उसमें उदाहरण लेकर के उन उदाहरणों के चुंबकीय गुण, उनकी आकृति का स्पष्टीकरण किया। आज हम इसके आगे के पार्ट में जो संकुल यौगिक हैं उनके बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनको हम इस सिद्धांत के आधार पर, वीबीटी के आधार पर समझाने में असमर्थ रहे। तो आज का जो हमारा बिंदु है वो है लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं। ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जो हम संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर नहीं समझा सकते। तो इसमें महत्वपूर्ण जो इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो निम्न प्रकार से हैं। पहला बिंदु है कि इस सिद्धांत में धातु आयन को अत्यधिक महत्व दिया गया है, जबकि लिगेंड के महत्व पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। अर्थात हम जो भी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उसमें सारे मेटल के ऊपर अपना विशेष ध्यान है, लिगेंड अपना क्या रोल अदा करता है का स्पष्टीकरण, का जो रोल है उसका स्पष्टीकरण इस वीबीटी के आधार पर नहीं किया गया है। दूसरी लिमिटेशन है इसकी कि इस सिद्धांत के आधार पर इस बात की व्याख्या नहीं की जा सकती कि धातु आयन आंतरिक कक्षक संकुल कब बनाएंगे और बाहरी कक्षक संकुल कब बनाएंगे। अर्थात जैसा कि आपने उदाहरण के अंतर्गत देखा था कि संकुल जो यौगिक है इसके अंतर्गत ये हमने यहाँ पर लिखा है, देखिए कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड को एक्सप्लेन किया तो हमने लिखा कि इसमें CN = 6 है, इसकी ज्यामिति ऑक्टाहेड्रल होगी, इसमें पाए जाने वाला संकरण का प्रकार D2sp3 या sp3d2 हो सकता है। यानी यहाँ पर हम प्रारंभ में ये तय नहीं कर पाते हैं कि कब धातु जो है वो आंतरिक कक्षक संकुल यौगिक बनाएगा, कब उसमें बाहरी कक्षक संकुल यौगिक बनाएगा, कब आंतरिक कक्षक संकरण में भाग लेंगे, कब बाहरी, ये हम प्रारंभ में बताने में इसके लिए असमर्थ हैं। उसके पश्चात जो नंबर 3 है उसके अंतर्गत कि विभिन्न संकुल यौगिकों के चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती, कि उसकी जो स्केल है वो हम डिसाइड नहीं कर पाते, नहीं बता पाते। उसके बाद नंबर 4 लिमिटेशन है कई संकुल यौगिकों की ज्यामिति विकृत होती है। वीबीटी इसका कारण बताने में असमर्थ है। जैसे कॉपर सेकंड व टाइटेनियम थर्ड के सभी संकुल यौगिकों की विकृत ज्यामिति होती है का स्पष्टीकरण वीबीटी के आधार पर नहीं किया जा सकता। उसके पश्चात नंबर 5 कि इस सिद्धांत के आधार पर संकुल यौगिकों के स्पेक्ट्रा को नहीं समझाया जा सकता, कि उनका जो स्पेक्ट्रम है उसको हम का स्पष्टीकरण वीबीटी के आधार पर नहीं कर सकते। अगला बिंदु नंबर 6 इस सिद्धांत द्वारा अभिक्रिया की रेट और मैकेनिज्म का स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता। अभिक्रिया की गति और उसकी क्रियाविधि का स्पष्टीकरण वीबीटी के आधार पर नहीं किया जा सकता। अगला नंबर 7 जो पॉइंट है इसका कि यह सिद्धांत D8 विन्यास युक्त संकुल यौगिक जैसे निकेल +2 इत्यादि, जिनमें त्रिकोणीय द्विपिरिमिडी संकुल बनते हैं, अर्थात जिनकी CN का मान 5 होता है, का स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता। CN = 4 जिसमें स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल ज्यामिति पाई जाती है का स्पष्टीकरण किया जा सकता है।
Cn बराबर 6 जिसकी अष्टफलकीय ज्यामिति होती है का स्पष्टीकरण वीबीटी के आधार पर किया जा सकता है। परंतु वीबीटी के आधार पर जिसमें Cn का मान 5 है, जिसकी ज्यामिति द्विपिरामिडी त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होती है, का स्पष्टीकरण वीबीटी के आधार पर नहीं किया जा सकता। नंबर 8 अगला बिंदु है कि कोबाल्ट सेकंड और कॉपर सेकंड दोनों की ज्यामिति को समझाने के लिए इस सिद्धांत द्वारा यह बतलाया गया कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित हो जाता है, परंतु संकुलों में समान अपचायक गुण नहीं आते हैं का स्पष्टीकरण वीबीटी के आधार पर नहीं किया जा सकता। ठीक इसी प्रकार से अगला बिंदु है नंबर 9 कि किसी इलेक्ट्रॉन के उच्च ऊर्जा स्तर पर जाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। कोबाल्ट सेकंड व कॉपर सेकंड संकुल बनने में इनको इतनी ऊर्जा कैसे मिल जाती है, कहाँ से मिल जाती है कि इलेक्ट्रॉन 3D से उत्तेजित होकर 4D कक्षकों में चले जाते हैं का स्पष्टीकरण वीबीटी सिद्धांत द्वारा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो कोबाल्ट का केस है अपना, उसके अंतर्गत संकुल नंबर 4 CO कोबाल्ट NH36 Cl2 जो कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर कोबाल्ट आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन आपके बचे। इन 7 में से 3 कक्षकों में ये आपकी NH3 की वजह से यहाँ युग्मित है, एक जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो इसके अंदर शेष बचा हुआ था। लेकिन इसको मेटल को अपना D2sp3 संकरण के लिए 2D कक्षक उपलब्ध कराने थे, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पर ये उत्तेजित होकर के 4D कक्षक जो से आगे हैं वैकेंट हैं उनके अंदर चला गया और जाने से इसमें D2sp3 संकरण पाया गया। अर्थात यहाँ से 3D से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के 4D में चला गया। तो उत्तेजित होने के लिए इसको इतनी मात्रा में ऊर्जा कहाँ से मिली का स्पष्टीकरण हम वीबीटी के आधार पर नहीं कर सकती। ठीक इसी प्रकार से यदि हम कॉपर का केस लेते हैं तो कॉपर के अंदर भी Cu कॉपर का अंदर Cn4, तो यहाँ पर भी कॉपर आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके अंदर टोटल 9 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसमें संकुल के अंदर DsP2 संकरण पाया जाता है, अर्थात एक D कक्षक इसको वैकेंट उपलब्ध कराना होता है निकिल को कॉपर को सॉरी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के 4p के अंदर रिमेनिंग, क्योंकि DsP2 तो 2p इधर आ गए, 3 में से 1 भी बच गया, उसमें इलेक्ट्रॉन चला जाता है उत्तेजित होकर के। तो इसका स्पष्टीकरण हम वीबीटी के आधार पर नहीं कर सकते। उसके पश्चात जो अंतिम बिंदु है इसका नंबर 10 लिमिटेशन का कि संकुलों का ताप पर निर्भर अनुचुंबकत्व का स्पष्टीकरण इस सिद्धांत द्वारा नहीं किया जा सकता। तो ये मुख्य लिमिटेशंस हैं वीबीटी की, जिनका स्पष्टीकरण हम वीबीटी के आधार पर नहीं कर सकते। इन लिमिटेशंस को, इन कमियों को हम मेटल और लिगेंड बंध को समझाने के लिए जो अन्य सिद्धांत प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे CFT, MOT, LFT इत्यादि, इनके आधार पर हम इन बिंदुओं का स्पष्टीकरण कर सकते हैं। इसके पश्चात हम अब, क्योंकि BSc पार्ट 3 में अपने मुख्य CFT है, तो अपन कल से इसमें CFT का अध्ययन नेक्स्ट आपका जब भी क्लास होगी हम CFT का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। ओके, थैंक्स।